नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, क्योंकि न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते खबर का हर एक बिंदु, साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक अपडेट। और आज जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात। सबसे पहले एक नजर डालेंगे उन प्रमुख खबरों पर, यानी टॉप लाइन्स पर। और टॉप लाइन से जरिए सबसे पहली और प्रमुख खबर आपको बता दें, जहां तरक्की का सुपर डोज बजट 2026। जी हां, बीते कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना नवा बजट पेश किया लगातार। और इस बजट में किन किन चीजों पर खास फोकस किया गया, क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम देखें तो भारत को और आर्थिक तौर पर किस तरीके से मजबूत बनाया जा सकता है ग्लोबल नजरिए से, और इसके साथ ही किस तरीके से कनेक्टिविटी को और रफ्तार दी जा रही है, बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकर इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो है उत्तर प्रदेश से जुड़ी, जहां मदरसों की जांच पड़ताल और फंडिंग का क्या है हाल। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आदेश दे दिए गए हैं कि मदरसों में पैसा कहां से आ रहा है, फंडिंग कहां से आ रही है, बिल्डिंग किसने बनवाई, कैसे बनवाई, ये तमाम चीजों की जांच की जाएगी। और अगर कुछ भी अनियमितता पाई जाती है तो उन मदरसों के खिलाफ एक्शन भी होगा। आखिर क्या है पूरा आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, बताएंगे इस खबर के बारे में भी। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो है पाकिस्तान से जुड़ी, जहां बीएलए का ब्लैक स्टॉर्म और पाक सेना पर कहर टूटा है बीएलए का। और ये जो हमले हुए हैं एक साथ कई जगह पर बीएलए ने ये हमले किए हैं, जिसमें कई सुरक्षाकर्मियों की मौत की भी जानकारी इस वक्त दी गई है। क्या है पूरी खबर, विस्तार से बताएंगे आपको इसके बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। तो पहली और प्रमुख खबर आपको बता दें, बीते कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया, जिसमें कई बड़े ऐलान किए गए। बजट 2026 में कई चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटाने के बारे में भी घोषणा की गई, जिससे वो सस्ती हो जाएंगी। तो वहीं सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए भी कई सारे ऐलान किए हैं। मैन्युफैक्चरिंग पर खास फोकस बजट 2026 में रहा और भारत को वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण हब बनाने पर भी जोर दिया गया। वहीं हाईवे और रेल कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर भी सरकार ने ध्यान दिया है। इस बार के बजट में इस बार रेलवे की 2.93 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। और बजट 2026 से आखिर कैसे भविष्य यानी फ्यूचर में आम लोगों को और अर्थव्यवस्था को होगा फायदा, जानेंगे अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं मैन्युफैक्चरिंग को बूस्टर डोज विनिर्माण का विस्तार। तो जी हां, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्टर डोज इस बार बजट 2026 में दिया गया है। विनिर्माण का विस्तार, जहां 7 रणनीतिक और अग्रिम क्षेत्रों में विनिर्माण बढ़ाने पर सरकार ने सीधे तौर पर जोर दिया है। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि भारत जो है वो वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण हब बनेगा। बायोफार्मा शक्ति योजना का प्रस्ताव इस बार के बजट में ये देखने को मिला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से इसका ऐलान किया गया। इसके साथ ही सेमीकंडक्टर के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की भी घोषणा की गई है। सेमीकंडक्टर उपकरण और सामग्री का उत्पादन, इसकी घोषणा की गई। इलेक्ट्रॉनिकी कलपुर्जा विनिर्माण योजना का भी परिव्यय बढ़ाया गया है, जो उसका अमाउंट है, और इसके साथ ही परिव्यय बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए इसका परिव्यय किया गया, इसका खर्चा किया गया है। रेयर अर्थ कॉरिडोर की स्थापना भी की जाएगी, जिसमें ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को इससे सीधे तौर पर मदद मिलती हुई आगे भविष्य में नजर आएगी। इसके साथ ही 3 समर्पित रसायन पार्कों की भी स्थापना की जाएगी, इसके बारे में जानकारी दी गई। निर्माण और अवसंरचना उपकरण यानी CIE को भी बढ़ावा इसके जरिए दिया जा रहा है। तो सरकार का सीधे तौर पर फोकस है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है, देश की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जा सकता है। बढ़ावा देने के लिए योजनाओं को पेश किया जाएगा। और इसके साथ ही कंटेनर विनिर्माण योजना 5 वर्षों के लिए है और 10,000 करोड़ रुपए, जहां 200 विरासत औद्योगिक क्लस्टर के पुनर्निर्माण की भी इसी के अंदर योजना है। तो किस तरीके से सेमीकंडक्टर को और आगे बढ़ावा दिया जा रहा है वो हम आपको इस बजट के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना का भी प्रस्ताव इस दौरान दिया गया बजट 2026 में। और वैश्विक बाजार में जगह बनाने और ब्रांडिंग में इसके जरिए सीधे तौर पर सरकार को मदद मिलेगी। तो ये तो बात रही मैन्युफैक्चरिंग हब की, लेकिन इसके साथ ही बात करते हैं अब
रेलवे की, क्योंकि सरकार का रेलवे पर भी सीधा फोकस है। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया गया है, जिसमें ग्रोथ कनेक्टर के रूप में ये 7 कॉरिडोर काम करेंगे। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को हरी झंडी दी गई। बीते कल बजट में इसका ऐलान किया गया, जिससे औद्योगिक, व्यवसायिक और सांस्कृतिक केंद्र जो है वो आपस में जुड़ेंगे। साथ ही पर्यावरण के अनुकूल होगा ये, और यात्री परिवहन को इससे बढ़ावा मिलेगा। आने जाने की जो समस्या है वो खत्म होगी, और जो देश के प्रमुख शहर हैं उनको ये कॉरिडोर जोड़ते हुए नजर आएंगे। कौन कौन से कॉरिडोर होंगे वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इन कॉरिडोर से सीधे तौर पर जो यात्रा का समय है वो कम होगा, और साथ ही अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। कारोबार और पर्यटन को इन 7 कॉरिडोर से सीधे तौर पर बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जब आने जाने में सहूलियत होगी तो यात्रियों की संख्या भी बढ़ेगी, व्यापार भी बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था भी तेज रफ्तार पकड़ती हुई नजर आएगी। लेकिन आखिर ये 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कौन कौन से हैं, फटाफट से उस पर भी नजर डाल लेते हैं। जिसमें सबसे पहला है मुंबई पुणे। जो मुंबई पुणे की अगर जब हम बात करें तो 2 बड़े शहरों के बीच का जो सफर है वो अब तेज होगा, यात्रा का जो समय है वो कम हो जाएगा। साथ ही पुणे हैदराबाद की अगर जब हम बात करते हैं, दूसरे नंबर पर आता है पुणे और हैदराबाद, जो कि सीधे तौर पर महाराष्ट्र और तेलंगाना को जोड़ेगा। अगला है हैदराबाद और चेन्नई, जहां दक्षिण भारत के जो महत्वपूर्ण शहर है उनको ये आपस में कनेक्ट करने का काम करेगा। हैदराबाद और बेंगलुरु की बात करें तो आईटी हब के बीच में ये कनेक्शन स्थापित होगा। चेन्नई और बेंगलुरु की जब हम बात कर रहे हैं तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में ये हाई स्पीड लिंक, जिससे यात्रा आसान होगी। तो वहीं दिल्ली और वाराणसी का भी एक नाम इसमें सामने आया, जिसके जरिए पर्यटन भी बढ़ेगा और व्यापार भी बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं। लेकिन इसके साथ ही वाराणसी और सिलीगुड़ी जो पूर्वी भारत को मजबूती के साथ मजबूत कनेक्टिविटी देता हुआ नजर आएगा। तो जहां एक तरफ रेल कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात कही गई, वहीं दूसरी तरफ हाईवे भी लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। किस तरीके से सड़कों का जाल बिछ रहा है, फटाफट से उस पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि मोर्थ के लिए 3.09 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है, जिसके जरिए पिछले साल की तुलना में अगर हम देखें तो 7.8% ये ज्यादा है इस बार। तो हाईवे विकास को मजबूती मिल रही है। इसके साथ ही इसके अंडर में अगर हम देखें तो एक्सप्रेसवे के जो निर्माण है उनको गति मिलेगी, उनकी संख्या भी आगे आने वाले समय में बढ़ेगी। इसके साथ ही हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आएगा। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को करीब 1.87 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं, और जिससे आर्थिक विकास की जो रीढ़ है वो हाईवे और एक्सप्रेसवे को हम मानते हैं, क्योंकि जहां भी आना जाना आसान होता है वहां पे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है, व्यापार को भी बढ़ावा मिलता है, आने जाने में सहूलियत होती है। तो सीधे तौर पर कनेक्टिविटी पर जोर दिया गया, और साथ ही मैन्युफैक्चरिंग पर भी जोर इस बार बजट 2026 में दिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकुल शर्मा इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। मुकुल, सीधे तौर पर बजट 2026 की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें खासतौर पर जोर दिया है सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग हब को लेकर के, और साथ ही कनेक्टिविटी को कैसे बेहतर किया जा सकता है, इस पर भी सरकार ने खास ध्यान दिया है। मुकुल। बिल्कुल कृतिका, देखिए जब हम भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात करते हैं, इस दिशा में हमने पिछले वर्ष भी देखा था सरकार की जो नीतियां हैं वो काफ़ी कारगर रही थी, और इस वर्ष भी बजट में जिस तरीके से घोषणाएं की गई हैं, फिर चाहे बायोफार्मा विनिर्माण की बात की जाए, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करें, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लगातार भारत का जो दबदबा है वो बढ़ता जा रहा है। और उसके साथ साथ जो मेक इन इंडिया की एक पहल है वो भी हम देख पा रहे हैं किस तरीके से आज दुनिया भर में वो छाती हुई नजर आ रही है। भारत आज एक ऐसा, हम कह सकते हैं, इस तरह का एक प्लेटफॉर्म भारत ने अब तैयार कर लिया है, इस तरह का इकोसिस्टम तैयार किया गया है, जिसके चलते अब भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। आत्मनिर्भरता की तरफ भारत आगे बढ़ रहा है। और जब भी किसी भी चीज़ की, देखिए साधारण तरीके से अगर हम समझें, किसी भी कोई नया प्लांट लगता है, किसी भी क्षेत्र में जब हम मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत करते हैं तो वहाँ पर काम जो है बढ़ता हुआ नज़र आता है, जिसके चलते जो रोजगार सृजन है वो होता है, यानी लोगों को जो नौकरियों के अवसर हैं वो निकलते हुए सामने आते हैं। और किसी भी क्षेत्र में जब कोई प्लांट पहुंचेगा तो वहाँ ज़रूरी होता है कि उसको उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, उस तरह की जो बुनियादी ढांचा विकास है वो हो सके। यानी कैसे एक दूसरे से सब जो कड़ियां हैं जुड़ती हुई नजर आती हैं विकास की, और इन सभी तमाम कड़ियों को सरकार बहुत बेहतर तरीके से जोड़ रही है। फिर चाहे आधारभूत संरचना की हम बात करें, बेहतर बुनियादी सुविधाओं को लगातार हम देख पा रहे हैं किस तरीके से सरकार और लगातार बेहतर करती नजर आ रही है। जिस तरीके से आपने कनेक्टिविटी का जिक्र किया, जो 7 हाई स्पीड हमारे रेलवे कॉरिडोर हैं उनकी अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं एक फोकस कृतिका यहाँ जो हमारा
यूथ है, जो युवा शक्ति है, उस पर भी नजर आता है, क्योंकि जी। इसका लाभ जो आने वाले समय में मिलता नजर आएगा। फिर चाहे हम अगर बात करें मुंबई से पुणे की बात की जाए, पुणे से हैदराबाद की हम बात करें, तमाम ये जो कनेक्टिविटी है हाई स्पीड कॉरिडोर की, जब इसका निर्माण शुरू होगा तो देखिए उसमें भी हम देखेंगे जो रोजगार के अवसर हैं वो मिलते नजर आएंगे। लोगों की जो यात्रा होती है उसका समय काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। बिल्कुल। और ये तमाम वो शहर हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से जो औद्योगिक विकास है वो हमने इन शहरों में देखा है। पुणे की बात करें, हैदराबाद की बात की जाए, चेन्नई की बात की जाए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ना सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जो युवा वर्ग है जिसको अपने हम कह सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, चाहे वो रोजगार के लिए जा रहे हैं, जी। पढ़ाई कर रहे हैं, उनके जो समय है वो काफ़ी हद तक बचेगा। साथ ही व्यवसाय जो है वहाँ भी हम कह सकते हैं इसके ज़रिए जो आसानी है वो होती हुई हमें नज़र आएगी। और हमने देखा है कि किस तरीके से भारत में अब पटरियों पर सिर्फ जो ट्रेन हैं वो नहीं दौड़ती, बल्कि जो विकास है वो हम देखते हैं किस तरीके से फराटा भरता हुआ नज़र आता है। और इसके साथ साथ रोड कनेक्टिविटी जो है उसमें भी आपने बताया कि जो बजट आवंटन है उसको बढ़ाया गया है, क्योंकि अगर भारत का देखा जाए पूरे विश्व में सबसे बड़ा रोड नेटवर्क जो है वो भारत का है। करीब 63 लाख किलोमीटर से ज़्यादा जो हाईवे हैं हमारे पास, जो जी। हमारा सड़क मार्ग है उसका, और उसी के चलते आज जो बेहतर कनेक्टिविटी है, ना सिर्फ जो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसकी कमी आई है, बल्कि हर कोई जब एक सुविधा की बात करता है, इसके साथ साथ आप निवेश को इससे जोड़कर देख सकती हैं। कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो ज़्यादा जो निवेश के अवसर हैं वो बढ़ते नजर आएंगे, निवेश के अवसर बढ़ेंगे तो रोज़गार के जो अवसर हैं वो और ज़्यादा हम देख पाएंगे, और रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी तो सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था को ना सिर्फ मजबूती मिलेगी बल्कि जो विकसित भारत का विजन है उसकी तरफ भी हम तेज़ी के साथ बढ़ते हुए नजर आएंगे। कृतिका, इसके साथ ही मुकुल, अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से आगे फ्यूचर में इस बार के बजट का असर हमें देखने को मिलेगा? बिल्कुल कृतिका, देखिए जब खासतौर से विनिर्माण क्षेत्र को हम देखते हैं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन को पहले देखा जाए, भारत की अगर हम मोबाइल उत्पादन की बात करें, बड़े पैमाने पर इसका हम लगातार निर्यात कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है इसमें आने वाला जो समय है, हम प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, तकनीक की बात करते हैं, और उसमें सेमीकंडक्टर जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं सेमीकंडक्टर हब बनने की भी। आज के समय में आप देखें, फिर चाहे छोटे खिलौने की बात की जाए या बड़े प्लेन की आप बात कर लें, हर जगह उसका उपयोग किया जा रहा है। और उसमें अलग अलग स्तर पर भारत ना सिर्फ नवाचार कर रहा है, बल्कि जो पहली सेमीकंडक्टर चिप की अगर बात की जाए वो भी हम इस वर्ष देखेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण पहल है कि कैसे जो पूरे विश्व को चाहिए, जो पूरी दुनिया जिसकी खोज में है, भारत उस पूरे विश्व को एक दिशा दे रहा है, उनका समाधान करने का प्रयास कर रहा है। और उसी भावना के साथ लगातार भारत आगे बढ़ता है। विश्व कल्याण की जब हम बात करते हैं तो अपने आप में ये बताता हुआ कि कैसे आज पूरा भारत जो है वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को एक दिशा भी दे रहा है। और तमाम उनकी जो उम्मीदें हैं, जो अपेक्षाएं हैं, वो जब पूरी करने की बात आती है तो शायद एक बेहतर विकल्प के तौर पर भारत वहाँ सबसे मजबूती के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ चलिए अब रुक करेंगे हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां आपको बता दें कि अगली महत्वपूर्ण खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां विदेशी फंडिंग का मामला सामने आया, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा आदेश दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी मदरसों के फंडिंग स्रोत की जांच का सीधे तौर पर आदेश दिया है, और इसको लेकर सभी जिला अधिकारियों को अहम निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। यानी कि मदरसे की बिल्डिंग कैसे बनी, कहां से पैसा आया, कौन मदरसे को फंडिंग कर रहा है, सबकी अब जांच होगी। अधिकारी न केवल संस्थागत खातों की जांच करेंगे, बल्कि मदरसा के जो संचालक हैं और मदरसे के प्रबंधक, उनके जो निजी बैंक, जो पर्सनल खाते हैं, उनकी भी पड़ताल की जाएगी। और अगर किसी भी तरह की अनियमितता मिलती है तो फिर एक्शन भी लिया जाएगा। दरअसल आपको ये बता दें कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये बड़ा फैसला लिया गया है। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट। उससे पहले आपको दिखाते हैं मदरसे की फंडिंग पर नजर। तो सीधे तौर पर मदरसे की फंडिंग पर इस समय सरकार की नजर है, और कहां से ये फंडिंग आ रही है इस पर सीधे तौर पर ये नजर डाली गई। योगी सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। यूपी के मदरसों की फंडिंग पर ये सख्ती अपनाई गई है, और इसके साथ ही अब जितने भी मदरसे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उन सभी मदरसों की जांच की जाएगी कि आखिर उन मदरसों में फंडिंग कहां से आ रही, पैसा कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है, इन तमाम चीजों की अब जांच की जाएगी। अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक ने ये सीधे तौर पर ये निर्देश दे दिए हैं। 3 सदस्यीय विशेष जांच दल का भी गठन इसको लेकर के किया गया है। इसके साथ ही कई मदरसों में विदेशी फंडिंग की आशंका मिली थी, जिसके बाद में ये बड़े निर्देश दिए गए हैं, और जांच का उद्देश्य सीधे तौर पर है
कि पारदर्शिता हो। पारदर्शिता सुनिश्चित करना इस पूरी जांच का उद्देश्य है, इस निर्देश का। लेकिन साथ ही खर्च और खातों की जांच की जाएगी। जितने भी खाते हैं, मदरसे के निर्माण में कितना पैसा खर्च हुआ, संचालकों के जो निजी खाते हैं उनकी भी जांच होगी। अवैध या संदिग्ध फंडिंग अगर मिलती है तो उसकी पूरी तरह से पड़ताल होगी और इसमें एटीएस और एसआईटी पूरी जांच करेगी। विदेशी फंडिंग कहीं से भी अगर जानकारी मिलती है इससे जुड़ी हुई, नेपाल सीमा से सटे जिलों पर खास तौर पर ध्यान दिया गया है कि आखिर वहां पर जो मदरसे हैं उन मदरसों में फंडिंग कहां से आ रही है। खुफिया इनपुट से विस्तृत रिपोर्ट अब तैयार की जाएगी। इसी पर ताजा अपडेट हमारे साथ हमारे सहयोगी रामेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। रामेंद्र, सीधे तौर पर विदेशी फंडिंग की आशंका थी, जिसके बाद में ये बड़ा निर्देश दिया गया है और अब उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी मदरसे हैं उन सभी मदरसों की फंडिंग कहां से आ रही है, कहां से पैसा आ रहा है, कौन पैसा दे रहा है, तमाम चीजों की अब जांच की जाएगी। देखिए, कृत्य विस्तृत जांच के आदेश दिए गए हैं। जब अल-फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों की बात आई और शाहीन लखनऊ से पकड़ी गई, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने तय कर लिया था कि अब स्लीपर सेल जहां डेवलप हो रहे हैं वो जो उन जगहों का पूरा बारीकी से निरीक्षण किया जाएगा। एटीएस को एक फॉर्म दिया गया। एटीएस ने सारे मदरसों को फॉर्म भेजा था कि किस तरीके से कौन लोग पढ़ रहे हैं वहां, कौन लोग पढ़ा रहे हैं, कहाँ के बच्चे हैं, उनका अस्थायी पता, उनके गार्जियन का मोबाइल नंबर, उनका मोबाइल नंबर, और जहां से फंडिंग आ रही, फंडिंग के स्रोत, जो संचालक है उनके खातों की जांच, और जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनका मोबाइल नंबर, उनका अस्थायी पता, ये डिटेल्स मांगा गया था। देखो, उत्तर प्रदेश में 23,500 के आसपास मदरसे हैं, जिनमें लगभग 16,000 के आसपास मदरसों को जो है वो दिया गया है, मान्यता दी गई है, और बाकी मदरसे ऐसे ही चल रहे हैं। तो नेपाल बॉर्डर के जो मदरसे हैं, बेसिकली जो देश की तरक्की नहीं चाहते, दो देश विरोधी लोग हैं, तो नेपाल का जो पूरा बॉर्डर है उसको इस तरीके से बनाने का प्रयास किया जा रहा था कि पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान जोड़ने का एक गलियारा बनेगा। तो बड़ी संख्या में वहां मुस्लिमों को बसाया गया। बहराइच हो, नेपाल बॉर्डर से जुड़े जितने भी जनपद हैं वहां बड़ी संख्या में, और ये मदरसे लगातार खुल रहे हैं। कहाँ से फंड आ रहा, सरकार इसको देख रही। कई लोग वहां पकड़े गए, जैसे बहराइच में नोट छापने की मशीन पकड़ी गई, कुशीनगर में मदरसे में नोट छापने की मशीन पकड़ी गई, कुछ जगहों पर लोगों को अनाधिकृत रूप से रोका गया। ये इनपुट सरकार के पास थे। तो उन सारे तथ्यों को लेकर सरकार ने एटीएस से कहा कि सारा डिटेल्स डाटाबेस आपके पास होना चाहिए कि कहाँ मदरसे चल रहे हैं, कौन पढ़ा रहा, कौन पढ़ रहा, कौन विदेशी फंड ले रहा, कौन देश के आधार पर चला, किनको मान्यता दी गई, कि कौन बिना मान्यता के चल रहे हैं। तो ये पूरी जांच एटीएस कर रही है कृत्य यहाँ। इसके साथ ही आज जैसा आपने बताया कि कई सारे मदरसे ऐसे जिनको मान्यता दे दी गई है, क्या वो मदरसे भी इस जांच के दायरे में आते हैं रामेंद्र? बिल्कुल, वो मदरसे, अब देखिए, जिनको मान्यता दी गई उनको तो फंड स्टेट गवर्नमेंट दे रही, लेकिन कई मदरसे ऐसे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट से फंड नहीं ले रहे हैं, और बड़े मदरसे हैं वो, उनको कहाँ से फंड मिल रहा है इसकी भी जांच होनी चाहिए। और दुनिया के तमाम देशों के लोग वहां पढ़ने आते हैं, केवल भारत के लोग वहां नहीं पढ़ते, वहां दुनिया के देशों के दोस्त दीनी तालीम के नाम पर आते हैं। तो उन मदरसों की भी जांच होगी, जिनको सरकार फंड दे रही है उनकी भी जांच होगी, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ के बच्चे हैं। तो सारा डाटाबेस कलेक्शन हो कि जब जरूरत हो तो उनके पीछे आंकड़े इकट्ठे किए जा सके, उनसे बात की जा सके कि भाई ये परिस्थितियां कैसे हैं, और उनका बैकग्राउंड भी देखा जा सके कि क्यों ये स्लीपर सेल में तो कोई कन्वर्ट नहीं हो रहा। शाहीन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार जागी और इस तरफ काम कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए रामेंद्र। तो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के जो ये मदरसे हैं उनकी अब जांच की जाएगी। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। संडे को भी लैपटॉप पे लगे हो? अरे काम वाम छोड़ो, लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट लो। आपके लिए रिक्लाइनर चेयर ऑर्डर कर रहा हूँ, ये देखो। अरे इतनी महंगी चेयर क्यों ले रहा है? आप ही कहते हो लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लो। अब जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं खर्चने तो दो। ज्यादा इंटरेस्ट? स्टेबल मनी पे घर बैठे एफडी कराएं और पाएं 1% तक इंटरेस्ट। स्टेबल मनी, इंडिया का एफडी बुकिंग ऐप, डाउनलोड नाउ। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है।
वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। आप रुक करेंगे हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां पाकिस्तान का सबसे बड़े सूबे में से एक बलूचिस्तान इस समय खूनी जंग का मैदान बन चुका है। दरअसल बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दशकों के सबसे घातक हमले को अंजाम देकर न केवल इस्लामाबाद की सत्ता को हिला दिया, बल्कि हीरोज 2 नाम के इस मिशन ने यह साबित कर दिया कि बलूच विद्रोह अब महज छिटपुट घटनाएं नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित युद्ध का रूप ले चुका है। आपको ये बता दें कि बीएलए के लड़ाकों ने बलूचिस्तान के 12 जगहों पर एक साथ हमला बोला। क्वेटा से लेकर ग्वादर तक और कलात से लेकर के मस्तूंग तक पूरा प्रांत धमाकों और साथ ही गोलियों की गूंज से दहल उठा। इस हमले को लेकर बलूच लड़ाकों ने कई सुरक्षा बलों को मारने का भी दावा किया है। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं बीएलए का ब्लैक स्टोन। तो बीएलए का ये ब्लैक स्टॉर्म, जहां बलूचिस्तान के 12 स्थानों पर एक साथ हमला किया गया है और बीएलए ने इसकी पूरी जिम्मेदारी ली है। ये जो हमले हुए हैं बलूचिस्तान में, उसकी पूरी जिम्मेदारी बीएलए की तरफ से ली गई है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से ब्लैक स्टॉर्म ऑपरेशन शुरू किया गया था बीएलए की तरफ से, और इसमें सीधे तौर पर पाकिस्तान के जो सैनिक हैं उनको टारगेट बनाया गया था। 40 घंटे तक ये मुठभेड़ चली और बीएलए की तरफ से इस मुठभेड़ के बाद में ये दावा किया गया है कि सीधे तौर पर 84 सैनिकों को मारने का दावा बीएलए ने किया है। तो वहीं पाकिस्तान ने दावा किया है सिर्फ 17 सैनिक ही मरे हैं। अब 145 लड़ाके और 50 आम लोगों की मौत भी हुई। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री की तरफ से इसकी जानकारी भी दी गई है। तो सीधे तौर पर हम देखें तो बलूचिस्तान की तरफ से बीएलए की तरफ से ये बड़ा हमला इस समय किया गया है। तो वहीं इसको लेकर पाकिस्तान ने भी भारत ने लताड़ लगाई है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने भारत पर बेतुका आरोप इस समय लगाया था हाल ही में। दरअसल बीएलए हमलों के पीछे भारत का हाथ है, ये बात पाकिस्तान की तरफ से कही गई और बेवजह के बेबुनियाद झूठे आरोप भारत के ऊपर मढ़ दिए गए, जिस पर भारत ने दो टूक जवाब दिया है। पाकिस्तान अपनी नाकामियों से ध्यान हटा रहा है और इसीलिए भारत पर ध्यान लगाया जा रहा है। बिना सबूत आरोप लगाना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। अपने लोगों की समस्या पर पाकिस्तान ध्यान दे, और पाकिस्तान को मानव अधिकार उल्लंघन का भी रिकॉर्ड रहा है, ये बात भारत की तरफ से कही गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे से जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अक्षय, सीधे तौर पर बीएलए की तरफ से जो ये हमले हुए, ये वाकई सुनियोजित तरीके से ये हमले हुए हैं, लेकिन इस हमले के बाद में जो ये मुठभेड़ हुई दोनों के बीच में, उसके बाद में पाकिस्तान अलग दावे कर रहा है और बीएलए की तरफ से अलग दावे किए गए। देखिए, साफ तौर पे अगर पाकिस्तान फौज की बात की जाए तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है झूठ बोलने का, आरोप लगाने का, और जब जिम्मेदारी लेने की बात आती है, अपने गुनाहों की सजा की बात आती है, तो वहां से भागने का। अगर इस तरह से देखा जाए कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो बीएलए की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने ये हमले क्यों किए? क्योंकि पाकिस्तान की जो फौज है, वहाँ की जो सरकार है, वो एक तरह से इलीगली बलूचिस्तान को उन्होंने ऑक्यूपाई करके काफी समय से रखा हुआ है। पाकिस्तान जहां एक तरफ टेरर की फैक्ट्री है, वहीं बलूचिस्तान के जो रिसोर्सेज है वो लगातार चाइना को बेच रहा है। कभी डोनाल्ड ट्रंप के साथ में डील करने की कोशिश करते हैं कि वहां के जो खनिज है, वहां के जो रिसोर्सेज है, वो दुनिया को बेचे जाए, और उसका जो भी एक तरह से रिवॉर्ड होगा, उसके जो पैसे आते हैं, वो पाकिस्तान की फौज अपने पास पूरी तरह से रख लेती है। क्योंकि आप बलूचिस्तान की अगर आप डेवलपमेंट को देखें
तो पाकिस्तान जैसे देश में भी सबसे लीस्ट डेवलप्ड एरिया में से बलूचिस्तान को माना जाता है। खनिज सबसे ज्यादा है, लेकिन अगर हम वहाँ पे ग्रोथ की बात की जाए तो वो सबसे कम है। लोगों को, बच्चों को स्कूल नहीं है, लोगों के पास अस्पताल नहीं है, सड़कें ठीक नहीं है, किसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो केवल और केवल उन एरियाज का डेवलपमेंट जहाँ से खनिज निकाले जाएंगे और उनको ट्रांसपोर्ट करके पोर्ट्स तक ले जाया जाएगा, जैसे कि अंग्रेज भारत में किया करते थे पहले। उसी तरह से पाकिस्तान की फौज लगातार चाइना के ग्वादर पोर्ट तक ये रेयर अर्थ मिनरल्स और अन्य तरह के जो मिनरल्स वहां पर है उनको पहुंचाने का काम करती है और पैसे सारे खुद रखती है। डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं होता है। ऐसे में बलूचिस्तान लगातार बलूचिस्तान के लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई आगे आने वाले दिनों में और तेज होती है, हमें दिखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।